वेलकम बच्चों। केस स्टडी 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम चौथी केस स्टडी लेके आए हैं। नया सर्कुलर भी आ गया है सीबीएसई का, और उस नए सर्कुलर में जो है वो लगभग 12 से 14 नंबर का केस स्टडीज़ का वेटेज है। तो आप मान के चलिए अगर 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आ रहे हैं तो आप मानिए एक फिजिक्स की केस स्टडी आ जाएगा, एक केमिस्ट्री की और एक बायो की। लगभग मिनिमम हम एक एक ही मान के चल रहे हैं। तो 12 नंबर का केस स्टडी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा वेटेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 3 हम ऑलरेडी केस स्टडी कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं चौथी केस स्टडी। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। फिलहाल हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है फिजिक्स करेंगे और बायो भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडीज़ में क्या है कि पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को जो है हम पैराग्राफ की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, या जो इन्फॉर्मेशन हमको पैराग्राफ में दी गई है उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और इसमें कभी भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैराग्राफ में नहीं दी हैं। अगर वो आपके सिलेबस का पार्ट है तब तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके जो है आंसर बना सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल नई है, जो आपने सिलेबस में नहीं पढ़ी है, हालांकि उससे रिलेटेड तो होगी लेकिन उसका एक जो प्रॉपर जो फैक्ट है वो नहीं निकल के आ रहा है वहाँ से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन को नहीं बनाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो पैराग्राफ से ही लें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक पैराग्राफ है इस तरीके का, और उस पैराग्राफ में क्या है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, कई सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, वाटर एंड एसिड्स। क्या बोल रहा है कि जो मेटल है, मेटल को क्या किया गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया, वाटर के साथ रिएक्ट किया गया और एसिड के साथ रिएक्ट किया गया, और हमने उनकी जो है एक जो रिएक्टिविटी है, या कितनी देर में वो रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, या कितना कम समय ले रहे हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने पर, उसके बेसिस पे हमने एक ऑर्डर जनरेट किया जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ या मेटल एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट किया गया है। As well as displacement reactions, the metals have been arranged in the decreasing order। ध्यान रखिएगा, मेटल को अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ हमने मेटल्स को रिएक्ट किया है, उनकी रिएक्टिविटी को देखा है। रिएक्टिविटी कहने का मतलब है कि हमने ये देखा है कि वो रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमने क्या किया, उसके बेसिस पर क्या किया है, इसको अरेंज किया है। अरेंजमेंट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर एक बार देख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है। ये टेबल जो है क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, और नीचे आएंगे प्लेटिनम जो है हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। तो जब आप ऐसे आ रहे हैं तो ऑर्डर मतलब जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। नीचे की तरफ चलेंगे तो डिक्रीज करेगी, ऊपर की तरफ अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो इंक्रीज होगी। ठीक इस तरीके से ये ऑर्डर दिया है। द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल। ये जो रिएक्टिविटी का बेसिस है ये क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखिए मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को ही बेसिस बना के हमने इस रिएक्टिविटी को प्रिपेयर किया है। द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। इफ अ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। देखिए कोई भी जो मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर वो गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। इन जनरल जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इसीलिए जो मेटल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल्स के ऊपर जनरली जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो मेटल्स क्या करते हैं, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे
उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेंगे और इलेक्ट्रॉन का लूज करना ही रिएक्शन की शुरुआत है। अगर कोई मेटल जो है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को उतनी जल्दी तैयार कर रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज होंगे इसका मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है रिएक्शन करने के लिए। Therefore it will be a reactive metal, मतलब जो जल्दी रिएक्ट करेगा या जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऑन द अदर हैंड इफ ये गलत लिख गया, मील लिख दिया। इफ अ मेटल लॉसेज इलेक्ट्रॉन लेस रैपिडली, अगर कोई मेटल जो है वो धीरे धीरे या लेस रैपिडली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, it will react slowly with other substances, therefore such a metal will be less reactive। तब इस पूरे पैराग्राफ से हम क्या समझे हैं, क्या एक क्रक्स क्या निकल के आता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है या इसको हम एक्टिविटी या मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। वहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स को, स्पेशली मेटल्स को हमने अरेंज किया गया है। सबसे ऊपर मेरा हाईली रिएक्टिव है और ऊपर से नीचे की तरफ जब हम सीरीज को पढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी जो है स्लो होती जाती है या लेस रिएक्टिव होने लगते हैं। अब ये रिएक्टिविटी निकाली कैसे गई है, हमने क्या किया गया है, इनको वाटर, ऑक्सीजन और एसिड के साथ रिएक्ट किया है। जिन मेटल ने जल्दी रिस्पॉन्ड किया है, जिन मेटल ने जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, उनको हमने सीरीज के टॉप पर रख दिया है। जिन मेटल ने बहुत स्लोली इलेक्ट्रॉन को लूज किया है उनको हमने क्या किया, नीचे रखा है, क्योंकि जो बेसिस है वो ये है कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो जल्दी कैटायन फॉर्मेशन करेगा और वो जल्दी रिएक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, राइट। तो ये एक हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन इससे पैराग्राफ से मिलती है। तो इस तरीके के पैराग्राफ, लंबे लंबे पैराग्राफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसके बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मतलब ये जो आपको चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं मेटल के, इसमें बोल रहा है कि कौन सा कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब सीरीज में क्या दिखेगा, ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो अगर मैं पोटेशियम को देखता हूँ, पोटेशियम जो होगा वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि वो ऊपर है, और सोडियम जो होगा वो कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव, और कैल्शियम जो होगा वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें एक्चुअली क्या देखना है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के जो नीचे होंगे, ये तो रहा मेरा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो होंगे वो सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो होंगे वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो क्वेश्चन में तो लेस रिएक्टिव की बात की गई है। तो देखिए बोल रहा है कॉपर, क्या कॉपर एक ऑप्शन है? बिल्कुल है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, हाँ है। जिंक को चेक करिए, देखिए जिंक तो ऊपर है, तो जिंक क्या लेस रिएक्टिव है? नहीं, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन जो होगा वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जो जिंक है क्योंकि ऊपर है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो गया मेरा किससे, हाइड्रोजन से। हमें कंपैरिजन हाइड्रोजन से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन ही मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर कोई एलिमेंट और पूछता तो फिर मैं उसके साथ कंपैरिजन करता। तीसरा जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को देखेंगे तो ये रहा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अगर आप चेक करेंगे तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और लेड को चेक करेंगे आप, ये लेड ठीक हाइड्रोजन के ऊपर है, तो लेड भी जो होगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा। आपसे पूछा है लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है। तो कॉपर जो है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, या हाइड्रोजन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ से इस सीरीज की मदद से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोर रिएक्टिव। पिछले क्वेश्चन में पूछा था लेस रिएक्टिव, इस क्वेश्चन में पूछा था मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का मतलब है हम हाइड्रोजन के ऊपर ढूंढना करेंगे, ऊपर जो है उससे जो होंगे उसको हम देखेंगे। लेस रिएक्टिव मतलब हाइड्रोजन से नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द मेटल इज मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। अब हाइड्रोजन के ऊपर देख लीजिए आप, हाइड्रोजन के ऊपर देखिए गोल्ड आपको नीचे मिल रहा है, गोल्ड नीचे मिल रहा है, ठीक। आयरन आप चेक करेंगे, आयरन आपको यहाँ मिलेगा। तो गोल्ड आपको क्या है, नीचे मिला है, आयरन ऊपर है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, मरकरी जो है वो आपकी इस सीरीज में नहीं है, हालांकि
अगर हमें ये सीरीज़ याद है तो मेरे को पता है कि मरकरी जो है वो यहाँ आ जाता है कॉपर के आगे। तो अगर नहीं है सीरीज़ में तो मरकरी जो है आप उसको अपने ऑप्शन में भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है उसमें मरकरी ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर मरकरी दिख ही नहीं रहा कहीं पर। तो आप मरकरी में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, कि भले ही आपको याद है, जो आपने याद की है वो इससे उसमें मरकरी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है तो आप इसको नहीं देखेंगे बिल्कुल। प्लेटिनम आपका जो है वो नीचे आ रहा है। तो देखिए गोल्ड और प्लेटिनम जो होंगे, गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों ही क्या होंगे, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे, और आयरन जो होगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो है मोर रिएक्टिव पूछा गया है, तो मोर रिएक्टिव में जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा आयरन। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। Which of the following metals reacts vigorously? देखिए vigorously का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में रिएक्शन करना, बहुत हाई स्पीड के साथ रिएक्ट करना। तो जब भी कभी इस तरीके के हाई स्पीड रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पर कई बार जो होता है वो एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स विग्रसली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ कौन रिएक्ट करता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे क्या ध्यान रखना है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज प्रिपेयर की गई है, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो किस पर बेस्ड है, सारी की सारी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद एसिड्स। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, ऑक्सीजन की। बात किसकी कर रहा है, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऑर्डर अपने आप में ऑक्सीजन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा मेटल है जो बहुत तेज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो बस आपको क्या करना है, इनमें से ये देखना है कि कौन सा सीरीज में सबसे ऊपर है। ऊपर जो है वो आप चेक करिए, सबसे सीरीज में आप इन चारों को ऑर्डर लगा लीजिए, ठीक है। जिंक, देखिए जिंक ये रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए जिंक, ठीक है। मैग्नीशियम, देखिए जिंक ये रहा, मैग्नीशियम ऊपर है तो जिंक के ऊपर आपको मैग्नीशियम मिल गया है, ठीक। उसके बाद आता है सोडियम, तो सोडियम आपको और ऊपर मिल रहा है ये, और कॉपर जो है वो नीचे है, ठीक। अगर हम इन चारों को चेक करें तो सोडियम जो है वो क्या है, इन चारों में, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमको तो आंसर इसमें से ढूंढना है ना। तो इन चारों में जो है वो सोडियम जो है वो सबसे ऊपर है। इसका मतलब है इन चारों में जो रिएक्शन होगा वो सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। और एक वैसे हम पढ़ते भी हैं कि कई आपके बुक में स्टेटमेंट भी लिखा होता है कि वाई सोडियम इज कैप्ट इन केरोसिन। एक्चुअली सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, इवन वाटर में भी अगर आप उसको डालेंगे तो सोडियम जो है इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो एक्सप्लोड होता है, ब्लास्ट करता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिविटी है इसकी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर बता भी देता हूँ मैं, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर के साथ भी बहुत तेज़ी से ये रिएक्ट करता है। A lot of heat generates during the reaction, therefore sodium is always stored in kerosene। तो कभी आपसे क्वेश्चन आए कि सोडियम को केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं, तो भी ये आपका यहाँ से आंसर बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ भी और वाटर के साथ भी विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता दी है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन बता रहा है। जैसे ये बोल रहा है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप देखेंगे इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसा है, डिक्रीजिंग है, मतलब जो पहले वाला है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे बाद वाला कम, उससे बाद वाला कम, इस तरीके की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक। जिस तरीके से ये जो एरो है इस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, सोडियम मैग्नीशियम, आप इसमें से चेक करेंगे तो सोडियम मैग्नीशियम को पहले चेक करिए, एक को चेक करते हैं, सोडियम मैग्नीशियम, क्या सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये रहा सोडियम और ये रहा मैग्नीशियम, बिल्कुल ठीक है। क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम नीचे है, ये भी ठीक है बिल्कुल। क्या कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो कॉपर ये रहा, तो ये ऑर्डर तो मेरा सही है।
नेक्स्ट दूसरा चेक करते हैं, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, मतलब रिएक्टिव ज़्यादा है। तो क्या मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम को ज़्यादा होने के लिए मैग्नीशियम को सोडियम के ऊपर होना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीशियम तो नीचे है, ये रहा सोडियम और ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नीचे है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत होता है, ये यहीं से गलत हो जाएगा, यहीं पर गलत हो जाएगा। सेकेंड, और यहाँ पर ये बी ऑप्शन तो गलत हो गया मेरा। सी में चेक करें, सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, रिएक्टिविटी में तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि सोडियम ऊपर है। मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कॉपर, मैग्नीशियम ऊपर है कॉपर नीचे है, तो यहाँ तक ये सही है, इतना सही है। कॉपर इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, कॉपर की रिएक्टिविटी ये बोल रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन कॉपर तो नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, तो ये ऑप्शन मेरा यहाँ तक तो सही था, लेकिन ये सेक्शन इसका गलत हो जाता है। डी में चेक करिए, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, तो ये सही है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम और सोडियम को कंपेयर करते हैं, तो ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का सोडियम से ज़्यादा यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि सोडियम आप देखिए सबसे ऊपर मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो जो ऑप्शन निकल के आता है वो ए सही है, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, जहां पर आपको एक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के थ्रू क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होते हैं। बैक ऑफ द माइंड आपको बस यही ध्यान रखना है कि भाई मेरे को जो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है मुझे उससे काम है, बाकी जो मेरे को रिएक्टिविटी सीरीज याद है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, भले ही मेरे को उसमें मरकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसको। ये बोल रहा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, नॉट इवॉल्व मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, नहीं निकलेगी बाहर, बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बोल रहा है क्योंकि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ऑक्सीडेशन उसका होता है जो ऑक्सीजन को लेके उसके साथ कुछ बॉन्ड बना रहा होता है। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द H2। ये रीज़न भी बता रहा है कि मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, इन जनरल अगर आप देखें मेटल का रिएक्शन जो होता है, एक जनरल इक्वेशन क्या होती है देखिए मैं बता देता हूँ। मेटल जो होता है ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, ये आपको बनाएगा मेटल सॉल्ट, प्लस ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। लेकिन ये एसिड जो है जैसे H2SO4 हो गया, आपका HCl हो गया, यहाँ पर तो काम कर रहा है, लेकिन जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ काम करता है मतलब रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है, ऐसा यहाँ पर बोल रहा है और ऐसा होता भी है, कोई गलत नहीं बोल रहा है। इट इज़ बिकॉज HNO3, रीज़न क्या बोल रहा है, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं तो HNO3 के साथ जैसे ही रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये फटाफट क्या करेगा, HNO3 ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगा, राइट, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके पास ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन की जब सप्लाई कर देगा तो क्या होगा, मेटल इसके साथ रिएक्ट करने पर क्या हाइड्रोजन गैस बननी थी, लेकिन ये क्या करता है तुरंत साथ में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देता है। तो जो H2 है मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है, ये एक चीज़ है। सारे एसिड क्या करेंगे, मेटल के साथ सारे एसिड्स को आप जनरल देखें तो क्या करेंगे, मेटल सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। स्पेशली HNO3 जो है वो किसी मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनानी चाहिए, जो फॉर्मेट मेरा कहता है, लेकिन क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि HNO3 तुरंत वहाँ पर रिएक्शन में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगा और जो वो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो it oxidizes the H2 hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide। खुद क्या होगा, ये कुछ इनमें से कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, जैसे N2O, NO या NO2 बना लेगा। बट ये आपको याद रखना चाहिए, बट यहाँ पर एक्चुअली दो एलिमेंट आपसे पूछे हैं, बट
रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। पहले इसने क्या बोला, मेटल के साथ HNO3 रिएक्ट करेगा, वाटर रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। फिर बोल रहा है जैसे ही बट लगा, इसका मतलब ये कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहा है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होना एक कॉमन सी बात है, बहुत सारे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, और जनरली अगर आप देखेंगे नीट में, जेई में, CUET या कोई और इंजीनियरिंग एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एक्सेप्शन से ही आ जाते हैं। तो बट जहाँ पर लगा हो वहाँ पर आपको ये दिमाग में लेके आना है कि हाँ पॉसिबल है कि कुछ एक्सेप्शन की बात यहाँ पर हो रही है। बट दिस एंड दिस रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको याद भी कर लीजिए, ये एक एक्सेप्शन है। मैग्नीशियम और मैग्नीज जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, राइट। स्पेशली मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होंगे वो क्या करेंगे, जब भी रिएक्ट करेंगे इनके साथ HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर, ये जो है वो हमको इस तरीके के रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए दिखाते हैं, और वहाँ पर N2O, NO या NO2 जो है वो इस तरीके से नहीं बनते हैं, राइट। तो ये रहा हमारे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में कहीं भी मैग्नीशियम और मैग्नीज का जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कई बार क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता दी, एक ट्रेंड आपको पता है, क्योंकि हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में, इस तरीके के फॉर्मेट्स पढ़ते हैं कि हमें मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो उन फॉर्मेटिंग को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर सॉल्व करने होते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एक्सेप्शंस भी पूछे जा सकते हैं, तो उससे कोई मना नहीं है कि नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर आप सोचेंगे कि सर मैग्नीज और मैग्नीशियम तो इस सीरीज़ में है ही नहीं, देखिए बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज इस सीरीज़ में ला ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो वहाँ से कई बार इस तरीके के आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी जो है क्वेश्चन आ जाया करते हैं। तो ये तो रही हमारी बात केस स्टडी नंबर 4 की। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम जो है अगली केस स्टडीज़ के साथ आपको मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।